नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज डेट 17 नवंबर और आज की द हिंदू में जितने भी इंपॉर्टेंट खबर है हम उन्हें एक एक करके विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन एपिसोड की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कोट क्या है देख लेते हैं। तो कोट है, नई खोज एक लीडर और एक अनुयायी के बीच अंतर करती है, और ये कथन है स्टीव जॉब्स का। और अब इसी के साथ देख लेते हैं अपने पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है, डीपीडीपी अधिनियम किस ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के अनुसार बनाया गया है? ऑप्शन है, ए केशवानंद भारती, बी के एस पुट्टस्वामी, सी मेनका गांधी या डी नवतेज सिंह जोहर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, के एस पुट्टस्वामी। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहली न्यूज के साथ। देख लेते हैं, 27 लाख वर्कर रिमूव्ड फ्रॉम मनरेगा डेटाबेस एज सेंटर कंडक्ट EKYC, यानी कि मनरेगा से 27 लाख श्रमिकों के नाम हटाए जाने का ये पूरा मामला है। और ये टॉपिक आपके GS पेपर 2 गवर्नेंस और साथ ही साथ GS पेपर 3 इंक्लूसिव ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो न्यूज क्या है पूरी, एक बार उसको विस्तार से समझ लेते हैं। तो इसी के साथ 10 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच 27 लाख श्रमिकों के मनरेगा से नाम हटाए गए और इस अवधि में सिर्फ 10.5 लाख नए नाम जोड़े गए हैं। हालांकि नाम हटाने में यह वृद्धि सभी श्रमिकों के लिए EKYC करने के प्रयास के साथ मेल खाती है, ताकि अयोग्य लाभार्थियों को बाहर किया जा सके। और पिछले महीने में हटाए गए डेटा की कुल संख्या लगभग 15 लाख थी, लेकिन सिर्फ एक महीने में यह बढ़कर 27 लाख हो गई है, जो कि पिछले 6 महीनों के कुल डेटा से लगभग दोगुनी है। वहीं राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश से 15.92 लाख लोगों के नाम हटाए गए, छत्तीसगढ़ से 1.04 लाख लोगों के नाम हटाए गए और तमिलनाडु से 30,529 लोगों के नाम हटाए गए हैं। और इन राज्यों में EKYC पूरा करने की दर भी सबसे अधिक थी। अब इसके मुख्य कारणों की बात कर लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने लाभार्थियों को EKYC प्रक्रिया अनिवार्य की है, ताकि नकली या अयोग्य जॉब कार्ड्स को हटाया जा सके और डिजिटल उपस्थिति प्रणाली के दुरुपयोग को रोका जा सके। हालांकि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह कहा है कि नाम हटाने की प्रक्रिया नियमित सत्यापन और जॉब कार्ड नवीनीकरण का हिस्सा है। ये राज्य सरकारों और ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी है। हालांकि SOP के तहत हटाने से पहले सार्वजनिक सूचना, अपील का अवसर और ग्राम सभा की मंजूरी अनिवार्य है। वहीं EKYC में श्रमिकों की तस्वीरें राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली यानी NMMS ऐप पर अपलोड की जानी है। यह प्रक्रिया जियो टैग फोटोज के मिलान से फर्जी उपस्थिति रोकने के लिए की जाती है। मंत्रालय ने पाया कि कई जगह पर फोटो टू फोटो कैप्चरिंग और असंगत तस्वीरें अपलोड की जा रही थी। वहीं 2023 से आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम यानी ABPS भी लागू है, जिसके चलते कई वास्तविक श्रमिकों को भुगतान में दिक्कतें आई। हालांकि ये जो पूरा मामला है, इससे पारदर्शिता, डेटा की शुद्धता और फर्जी लाभार्थियों की पहचान की जा सकेगी। हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां भी आ रही हैं, जिसमें कि डिजिटल बहिष्करण विशेष रूप से ग्रामीण व अशिक्षित श्रमिकों के लिए है। साथ ही साथ प्रशासनिक त्रुटियों और तकनीकी मिलान न होने से वास्तविक लाभार्थियों का हट जाना। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है, आर्मी सेट अप 3 न्यू गैरिसन नियर द स्ट्रेटेजिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और ये आपकी GS पेपर 3 डिफेंस से संबंधित है। तो मामला क्या है पूरा देख लेते हैं। तो सेना ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास 3 नए सैन्य अड्डे स्थापित किए हैं। असम के धुबरी में लाचित बोरफुकन सैन्य स्टेशन, बिहार के किशनगंज और पश्चिम बंगाल के चोपड़ा में अग्रिम बेस स्थापित किया है, जो कि सभी भारत बांग्लादेश सीमा के करीब स्थित है। हालांकि आपको बता दें कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने वाला एक संकरा जमीनी संपर्क मार्ग है और ये रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। अब ये जो 3 नई चौकियां, इससे सीमा की निगरानी क्षमता बढ़ेगी, परिचालन तत्परता में वृद्धि होगी और BSF के साथ समन्वय भी मजबूत होगा। इसी के साथ लेफ्टिनेंट जनरल तिवारी ने बामुनी गांव में लाचित बोरफुकन सैन्य स्टेशन की आधारशिला भी रखी, जिसका नाम उनके नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध अहोम कमांडर के नाम पर रखा गया है। अब ये जो सैन्य अड्डा है, ये बांग्लादेश सीमा की बदलती जनसांख्यिकी को लेकर भारत सुरक्षा सतर्कता बढ़ा रहा है। चीन का अरुणाचल प्रदेश में अवसंरचना निर्माण और हालिया चीन पाकिस्तान बांग्लादेश त्रिपक्षीय परामर्श भारत की क्षेत्रीय चिंताओं को बढ़ाता है और पाकिस्तान नौसेना का हाल का चट्टोग्राम बंदरगाह दौरा भी शक्ति संतुलन के संकेत दे रहा है। इस लिहाज से यह रक्षा रणनीति भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड स्ट्रक्चर के अनुरूप है। यह सीमावर्ती राज्यों में रक्षा और नागरिक प्रशासन के बेहतर समन्वय की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि असली चुनौती अब इन नए आधारों के माध्यम से लॉजिस्टिक सपोर्ट, सिविलियन कनेक्टिविटी और साइबर संवेदनशील सीमा क्षेत्रों में निगरानी प्रणाली को संतुलित रूप में विकसित करने की होगी। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है, जयशंकर कतार PM डिस्कस बायलैटरल कॉपरेशन। ये आपकी GS पेपर 2 IR और डिफेंस से संबंधित है। न्यूज देख लेते हैं। तो हाल ही में जयशंकर और कतर के प्रधानमंत्री की बैठक होनी है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने रविवार को दोहा में कतर के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की और
इसी के साथ कुछ अहम मुद्दों पर भी चर्चा की। वो कौन कौन से पहलू थे उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी के साथ बैठक की और कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी से भी मुलाकात की और इसमें ऊर्जा, व्यापार, निवेश और लोगों के बीच संपर्क जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की गई। मध्य पूर्व या पश्चिम एशिया के क्षेत्रीय व वैश्विक घटनाक्रमों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर भी बातचीत की। और आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत कतर द्विपक्षीय व्यापार $14.08 बिलियन रहा। हालांकि जयशंकर जो है वो सोमवार यानी आज जो है मॉस्को में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मिलेंगे और अगले महीने भारत में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा से पहले द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही वे शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के प्रधानमंत्रियों की परिषद की बैठक का नेतृत्व भी करेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्ली ऑन स्टबल बर्निंग टुडे। ये आपके जीएस पेपर 2 पॉलिटी और जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से भी संबंधित है। न्यूज क्या है देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट आज पराली जलाने से संबंधित याचिका पर सुनवाई करेगा, जिससे कि दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता और खराब हो रही थी। तो मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने पहले 17 नवंबर को याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की थी और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए अब तक के कदमों की पूरी जानकारी देनी होगी। और अदालत ने प्राधिकारियों से कहा कि वे प्रदूषण गंभीर स्तर तक पहुंचने का इंतजार न करें बल्कि सक्रियता से काम करें। हालांकि कुछ महीने पहले दिल्ली के दौरान दिल्ली एनसीआर में हरित पटाखों के उपयोग की सीमित अनुमति दी गई थी, जिसके तहत कि 18 से 20 अक्टूबर तक ही हरित पटाखों की बिक्री और उपयोग की इजाजत थी। सुप्रीम कोर्ट की ये सख्ती पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक कदम है ताकि पराली जलाने से होने वाले गंभीर वायु प्रदूषण से राजधानी और आसपास के क्षेत्र सुरक्षित रहें। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली और अंतिम न्यूज की तरफ। न्यूज है एस्ट्रोनॉमर्स स्पॉट कोरोनल मास इजेक्शन ऑन अनदर स्टार फॉर फर्स्ट टाइम। ये आपके जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक से संबंधित है। तो खगोलविदों ने पहली बार सूर्य के अलावा किसी अन्य तारे पर एक शक्तिशाली सौर तूफान यानी CME का पता लगाया है। और आपको बता दें कि ये स्फोट इतना शक्तिशाली था कि पास मौजूद किसी भी ग्रह का वायुमंडल नष्ट कर सकता था। सूर्य से आने वाले सौर तूफान कभी कभी विशाल विस्फोट करते हैं, जिन्हें की कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है, और ये पृथ्वी पर पहुंचने पर उपग्रहों को नष्ट कर सकते हैं। और एक विशेष रूप से शक्तिशाली सौर तूफान के कारण अमेरिका के टेनेसी शहर तक दक्षिण में भी ध्रुवीय ज्योति ऑरोरा देखी गई। तस्वीरों से पता चला कि न्यूजीलैंड के ऊपर के आसमान में भी ऑरोरा देखी गई थी और बुधवार को भी ऑरोरा दिखाई देने की उम्मीद है। आपको बता दें कि इस खोज में लोफर नामक दूरबीन के यूरोपीय नेटवर्क के डेटा का उपयोग किया गया था और खगोलविदों की टीम 2016 से ब्रह्मांड में सबसे चरम और हिंसक घटनाओं जैसे कि ब्लैक होल का पता लगाने के लिए भी लोफर का उपयोग कर रही है, जो समय के साथ अपेक्षाकृत इससे रेडियो सिग्नल उत्सर्जित करते हैं। हालांकि 2022 में डेटा के बैक एनालिसिस के दौरान टीम को पता चला कि 16 मई 2016 को STKM11262 नामक लाल बौने तारे से 1 मिनट तक चलने वाला विशाल विस्फोट हुआ था और विश्लेषण में पुष्टि की गई थी कि यह कोरोनल मास इजेक्शन था और ये सूर्य पर ज्ञात सौर तूफानों की तुलना में कम से कम 10,000 गुना अधिक हिंसक था। इस पूरी खोज से हमारे सौर मंडल से परे उन ग्रहों की खोज पर भी प्रभाव पड़ सकता है जिनमें जीवन की संभावना है। लाल बौने तारे जिनका द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान का 10% से 50% के बीच है, ब्रह्मांड में ऐसे सबसे संभावित तारे साबित हुए हैं जिनमें कि पृथ्वी के आकार के लगभग ग्रह मौजूद है। और ये जो पूरी खोज है ये अन्य तारा प्रणालियों में भी अंतरिक्ष मौसम समझने का नया रास्ता खोलती है और इससे पता लगाया जा सकेगा कि तारों की चुंबकीय गतिविधि उनके ग्रहों पर जीवन को कैसे प्रभावित करती है। तो ये थी हमारी आज की सभी इंपॉर्टेंट खबर। अब आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है, किस तारे पर पहली बार सूर्य के अलावा CME यानी कोरोनल मास इजेक्शन का पता लगाया गया? ऑप्शन है A प्रोक्सिमा सेंटोरी, B STKM11262, C केपलर 186f या D सीरियस B। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।